नमस्कार साथियों, स्वागत है अपना अपने गौरव ज्ञान धारा यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अपन ने देखा था पहले लास्ट जो क्लास जो थी जिसके अंदर अपन ने कोशिकाओं के बारे में पढ़ा, कोशिकाओं के संरचना के बारे में पढ़ा, उसके अंदर उपस्थित जो है कोशिकांगों के बारे में पढ़ा, जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी एपरेटस है, लाइसोसोम है, प्लास्टिड है, ठीक है, और राइबोसोम है, तारककाय है, इनके बारे में अपन ने पढ़ा। आज का जो टॉपिक जो है वो है कोशिका विभाजन। कि ये कोशिका जो होती है ये विभाजित होती है। जैसे विभाजन होने का कारण क्या है, यानी विभाजित क्यों होती है, तो वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए। यानी ग्रोथ जो होती है वो कोशिकाओं के अंदर जब विभाजन होगा तब 1 से 2 बनती है या 2 से 4 बनती है, तो उससे ग्रोथ होती है, ठीक है, वृद्धि होती है। तो जीवों के अंदर जो वृद्धि का कारण जो है वो उसका नाम है कोशिका विभाजन, ठीक है। यानी कोशिका जब विभाजित होती है तो उसमें क्या होती है, वृद्धि होती है। दूसरा जो होता है एक विभाजन जो होता है जिसके अंदर जो केवल गुणसूत्र के अंदर यानी जो जर्म सेल होती है उनके अंदर होता है, ठीक है, जो क्या बनाते हैं, गैमेट्स बनाते हैं, यानी युग्मक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? युग्मक बनाते हैं, ठीक है। तो कोशिका विभाजन कैसे होता है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है, और क्या क्या इसके प्रोसेस होते हैं, जिनके बारे में सवाल जो आते हैं इनके बारे में अपन आज इस क्लास के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो ये है कोशिका विभाजन, जिसको बोला जाता है सेल डिवीजन। अच्छा, कल की क्लास के अंदर कुछ जो टॉपिक जो था वो बाकी रह गया था, जंतु कोशिका समय के ज्यादा हो गया था, तो हमने इस स्लाइड के अंदर इसको शामिल किया है, ठीक है। तो कल जब अपन ने देखा कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका इन दोनों में क्या अंतर होता है, तो सबसे पहला जो है कोशिका भित्ति। देखो याद रखना, कोशिका भित्ति जो होती है वो केवल और केवल पादप कोशिकाओं के अंदर ही पाई जाती है, जंतु कोशिका के अंदर पाई नहीं जाती। तो पहला अंतर क्या हुआ कोशिका भित्ति का, ठीक है। तो भित्ति इसके अंदर पाई जाती है, ठीक है, और इसके अंदर क्या होती है, अनुपस्थित होती है, इसमें भित्ति नहीं पाई जाती, ठीक है। दूसरा जो होता है इसमें रिक्तिका है, भित्ति नहीं पाई जाती, कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, ठीक है। रिक्तिका इसमें कम होती है, या तो नहीं होगी या बहुत कम होती है और छोटी होती है। कैसी होती है ये? छोटी होती है और कम होती है। इसमें रिक्तिका जो होती है या रसदानी जो होती है वो अधिक पाई जाती है, और इनका आकार भी कैसा होता है, बड़ा होता है, आकार बड़ा होता है, आकार बड़ा होता है, ठीक है। ये कुछ उल्टा हो गया थोड़ा सा, कोई बात नहीं। लवक यानी प्लास्टिड, प्लास्टिड जो है वो इसके अंदर उपस्थित होते हैं, तो इसके अंदर लवक जो है वो नहीं पाए जाते, ठीक है। जंतु कोशिका में सॉरी अनुपस्थित होते हैं, और इसके अंदर जो होते हैं वो क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। कोशिका भित्ति इसके अंदर नहीं पाई जाती है, कोशिका भित्ति जो इसके अंदर नहीं पाई जाती है जंतु कोशिका के अंदर, भित्ति अनुपस्थित होती है। इसमें भित्ति जो होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव, यानी उपस्थित होती है। कोशिका रिक्तिका जो होती है बहुत कम होती है, और इसमें जो रिक्तिका जो होती है वो कैसी होती है, बड़ी होती है, ठीक है, इसमें बड़ी होती है, और इसमें कोशिका भित्ति जो होती है वो पाई जाती है, उपस्थित होती है। नेक्स्ट तारककाय, तारककाय आपको बताया था, जो केवल और केवल आपने देखा होगा कि तारककाय जो है वो केवल विभाजन के समय जो जंतु कोशिका के अंदर पाई जाती है, पादप कोशिका के अंदर तारककाय अनुपस्थित होती है। और इसका कार्य क्या बताया था आपने, ये कोशिका विभाजन के समय तर्कु तंतुओं का निर्माण करते हैं। अच्छा, वो तर्कु तंतु कैसे निर्माण होते हैं वो आज अपन इस क्लास के अंदर देखेंगे। तारककाय यहाँ पे जंतु कोशिका में उपस्थित है, ठीक है, और तारककाय जो है इसके अंदर कैसी है, अनुपस्थित है। और इनका काम जो होता है वो कौन करता है, यहाँ पे प्रोटीन करते हैं। कौन करते हैं? प्रोटीन करते हैं। लाइसोसोम पाए जाते हैं, लाइसोसोम इसके अंदर कैसा हो गया, अनुपस्थित होते हैं। संचित भोजन किसके रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में होता है, और इसमें किसमें होता है, भोजन के मंड स्टार्च के रूप में होता है, ध्यान रखना। अंतकोशिकीय पाचन जो होता है इसके अंदर, और वो एंजाइम लाइसोसोम में पाए जाते हैं। इसमें आवश्यक एंजाइम रिक्तिका में पाए जाते हैं या रसदानी में पाए जाते हैं, ठीक है। इसमें भोजन का पाचन जो होगा वो जो भी होगा वो कहां पे होगा, रिक्तिकाओं के अंदर होता है, और इसमें कहां पे होता है, लाइसोसोम में होता है, ठीक है। कोशिका अंत कोशिका में जो पाचन होगा, ठीक है, वो कहां पे होता है, इसके अंदर इनके अंदर पाया जाता है। वो किसके द्वारा संपन्न होता है, एंजाइमों के द्वारा, ठीक है। और इनमें कैसे होता है, आवश्यक जो होता है एंजाइम जो होते हैं वो कहां मिलते हैं अपने को, रिक्तिका के अंदर मिलते हैं। कहां पे मिलते हैं, रिक्तिका के अंदर। और अपने अंदर किसके मिलते हैं, लाइसोसोम के अंदर।
ठीक है, जो क्या करते हैं, कुछ प्रोटीन को, वसा को और कार्बोहाइड्रेट का क्या कर लेते हैं, पाचन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कुछ अंतर जो थे जंतु कोशिकाओं के अंदर और पादप कोशिकाओं के अंदर, तो सामान्य जो ये पूछे जाने वाले जो है वो आपको मैंने बताए। भित्ति, ये थोड़ा सा फर्स्ट पॉइंट जो ऊपर नीचे हो गया, ठीक है। भित्ति उपस्थित होती है, नहीं होती है सॉरी इसमें, और इसमें क्या होती है, उपस्थित होती है। भित्ति जो होती है वो क्या होती है, एक अनदर जो लेयर है, ठीक है, ये कोशिका भित्ति है, ये इसमें पाई जाती है। ठीक है, इसमें जंतु कोशिकाओं में नहीं पाई जाती। रिक्तिकाओं की जो साइज जो होती है वो कम होती है, इसमें बड़ी होती है। इसमें लवक उपस्थित और अनुपस्थित होते हैं, इसमें उपस्थित होते हैं। ठीक है, तारक का इसमें उपस्थित होती है और इसमें अनुपस्थित होती है। ठीक है, तो ये कुछ अंतर जो थे उसके अंदर थे। नेक्स्ट दूसरी जो कला जो स्लाइड है वो है कोशिका विभाजन। देखो, कोशिका विभाजन जिसको बोला जाता है सेल डिवीजन, सेल डिवीजन, सेल डिवीजन। अच्छा, सबसे पहले रुडोल्फ विर्चाउ 1855 में नवीन कोशिका का निर्माण या जन्म पहले से विद्यमान कोशिका द्वारा होता है। ये बात किसने कही, रुडोल्फ विर्चाउ ने की थी। इसका जिक्र अपने आगे वाली क्लास के अंदर जब कोशिका पढ़ा था तब भी किया था कि रुडोल्फ विर्चाउ ने यह बोला था कि हमेशा नई कोशिकाओं का निर्माण जो होता है वो हमेशा पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। यानी ये जो है पहले से विद्यमान कोशिका जो है ये, ठीक है, और इसके अंदर जब विभाजन होगा तो इससे दो कोशिकाएं बन जाएगी। ठीक है, ये दो कोशिका बन गई। तो रुडोल्फ विल्सन ने यह कहा था कि जो दोनों कोशिका जो बनती है, जिनको पुत्री कोशिका बोलेंगे, डॉटर सेल बोलते हैं। ठीक है, तो डॉटर सेल का जो निर्माण जो होता है वो पहले से उपस्थित मात्र कोशिकाओं से होता है। कोशिका यानी पूर्ववर्ती कोशिका, पूर्ववर्ती कोशिका, पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। दूसरा, कोशिका विभाजन। एक कोशिका से अनेक संतति कोशिकाओं का जन्म होना क्या कहलाता है, कोशिका विभाजन कहलाता है। यानी एक संतति का के अंदर कई सारी, एक कोशिका से कई सारी कोशिकाओं का निर्माण करना, ये विभाजन है। ठीक है, तो ये आगे चल के ये भी क्या करेगी, आगे चल के विभाजित होगी, ये भी दो बनाएगी। ठीक है, ये भी क्या करेगी, आगे चल के दो बनाएगी, फिर ये भी आगे चल के क्या बनाते, ऐसा ये प्रोसेस चलता रहता है। ठीक है, यानी एक कोशिका से अनेक कोशिकाओं का क्या होता है, जन्म होता है। किसके अंदर, कोशिका विभाजन के अंदर। दूसरा है मानव के अंदर अन्य प्राणियों में शारीरिक वृद्धि जो होती है, वृद्धि होती है। क्षतिग्रस्त ऊतकों का पुनरुत्पादन, जैसे सपोज मान लो अपने कहीं लग जाती है तो घाव हो जाता है, तो घाव थोड़े दिनों के अंदर क्या हो जाता है, भर जाता है। ठीक है, तो बनने का काम किसने किया, कोशिका विभाजन ने किया। जब कोशिका विभाजित होगी तो उस घाव के अंदर धीरे धीरे कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाएगी। ठीक है, और घाव थोड़े दिनों बाद क्या हो जाएगा, भर जाएगा। अपने अंदर जो वृद्धि होती है, अपने जो बच्चा पैदा होता है धीरे धीरे उसके अंदर ग्रोथ होती है। ठीक है, धीरे धीरे वो क्या होता है, किशोरावस्था में आता है, वृद्धावस्था में आता है। ठीक है, तो ये सारी जो वृद्धि जो होती है उसके आकार के अंदर, ठीक है, उसके साइज के अंदर जो वृद्धि होती है वो किसके कारण होती है, कोशिका विभाजन के कारण होती है। नवीन अंगों के अंदर वृद्धि, ठीक है, लैंगिक अलैंगिक जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो आप आगे पढ़ेंगे। लैंगिक जनन जो होता है, अलैंगिक जनन होता है। ठीक है, लैंगिक जनन वो जनन होता है जिसके अंदर मेल एवं फीमेल दोनों की जरूरत पड़ती है, और इसके अंदर ना तो मेल होता है एवं क्या होता है कि तो क्या मान सकते हैं अपन, वन पेरेंट होता है, यानी एकल जनक होता है, एकल जनक से होता है। ठीक है, तो इसके अंदर एकल जनक पाया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर दोनों की जनकों की जरूरत होगी, जिसमें नर और मादा दोनों आते हैं। इस घटना में पहले गुणसूत्र में पाए जाने वाले डीएनए का द्विगुणन होता है। पहली बात इंपॉर्टेंट, द्विगुणन। ठीक है, सपोज मान लो एक कोशिका है जिसमें जो नंबर जो है वो कहते हैं 2n है। 2n का मतलब होता है वो कैसी कोशिका होगी, डिप्लॉइड कोशिका होगी, यानी द्विगुणित है। ये कोशिका कैसी है, द्विगुणित है, डिप्लॉइड है, जिसको क्या बोला जाएगा, द्विगुणित। ठीक है, जब ये कोशिका विभाजन करने को जाएगी तो इसमें क्या होगी, वृद्धि होती है, ग्रोथ होती है। ठीक है, और इसका जो 2n वाला जो मैटर है, देखो एक बात ध्यान रखना कि कोशिका विभाजन जब भी होता है तो उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या जो होती है, यानी क्रोमोसोम की संख्या जो होगी वो कभी भी डबल नहीं होती। ठीक है, केवल और केवल उनकी जो मात्राएं होती है वो डबल होती है। तो ध्यान रखना, कभी भी ऐसा नहीं कि 46 क्रोमोसोम है
तो क्रोमोसोम 92 हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता, लेकिन उनमें 92 जितने मात्रा उसके अंदर आ जाती है। ठीक है, जैसे एक ये पेन है, ठीक है, एक दूसरी पेन है, सपोज मान लो पहले ये थी, ये भी 2n है, पेन है, ये भी 2n है, लेकिन इसमें मात्रा जो होगी, अमाउंट जो है वो इससे डबल हो गया है, अमाउंट जो है वो इससे डबल हो जाता है। तो पेन तो एक ही है, ठीक है, लेकिन अमाउंट जो होता है वो डबल हो जाता है। तो यहाँ पे अमाउंट जो होता है, मात्रा जो होती है वो क्या हो जाती है, द्विगुणित हो जाती है, मात्रा द्विगुणित, मात्रा कैसी हो जाती है, द्विगुणित हो जाती है। ठीक है, तो पहले गुणसूत्रों का मैं, अच्छा मात्रा, क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, गुणसूत्रों के अंदर जो पाए जाते हैं वो होते हैं डीएनए और प्रोटीन होता है। ठीक है, तो डीएनए को ये जो मात्रा होती है ये कैसा हो जाता है, इसका द्विगुणन हो जाता है, द्विगुणन होता है। ठीक है, यानी मात्रा कैसी हो जाती है, डबल हो जाती है। अमाउंट जो होगा वो कैसा हो जाएगा, अमाउंट जो हो जाता है वो कैसा हो जाता है, डबल हो जाता है, डबल अमाउंट हो जाएगा, अमाउंट डबल हो जाता है। ठीक है, यानी मात्रा कैसी हो जाएगी, उसकी डबल हो जाती है। ठीक है, इसको बोला जाता है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब होता है प्रतिकृति। डीएनए अपनी क्या करता है, प्रतिकृति, रेप्लिकेशन करता है, यानी कॉपीज बनाता है। क्या बनाता है, कॉपी करता है, अपनी डीएनए की कॉपी तैयार होती है। तथा बाद में ये कोशिका द्रव का विभाजन होता है। अच्छा, पहले तो क्या होगा, द्विगुणन होगा, और द्विगुणन होने के बाद में फिर इसके अंदर क्या होगा, पहले तो केंद्रक विभाजित होता है, और फिर उसके बाद में जो होता है वो कोशिका द्रव क्या होता है, विभाजित होता है, और जिसके कारण दो कोशिकाएं बन जाती है। ठीक है, तो रुडोल्फ विर्चोव ने क्या बोला था कि पूर्ववर्ती जो कोशिका होती है उससे ही दो नई कोशिका बनती है। दूसरा है कोशिका विभाजन का मतलब होता है कि एक कोशिका जो होती है वो अनेक संतति कोशिकाओं का निर्माण करती है। ठीक है, इसका कोशिका विभाजन में जो पादपों के अंदर है या जंतुओं के अंदर है जो वृद्धि होती है वो भी इसी के कारण होती है। क्षतिग्रस्त ऊतकों का जो भराव होता है वो भी इसके कारण होता है। ठीक है, और जो वृद्धि होती है, लैंगिक जनन होते हैं, अलैंगिक जनन होते हैं, उनके अंदर इनमें महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाते हैं। ठीक है, दूसरी बात यह है कि इसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या कैसी हो जाएगी, डबल हो जाती है। ठीक है, गुणसूत्रों की जो गुणसूत्रों की जो मात्रा जो है वो कैसी हो जाती है, डबल हो जाती है। डबल होने पे, और डबल कैसे करते हैं, ये अपनी प्रतिकृति करके। कैसे करते हैं, ये प्रतिकृति करके। ठीक है, तो कोशिका द्रव्य का विभाजन जो होता है फिर उसके बाद में होता है। पहले केंद्रक विभाजित होगा, फिर कोशिका द्रव्य विभाजन होगा। अब एक कोशिका चक्र, कोशिका जो होगी वो कैसे 1 से 2 होगी। तो पहले सबसे पहले क्या होता है, प्रोसेस कैसा होता है। ठीक है, सबसे पहले जिस कोशिका से नई कोशिका बनती है उसको मातृ कोशिका या जनक कोशिका कहा जाता है। ठीक है, जैसे ये कोशिका है, इससे नई कोशिका बन रही है। ठीक है, तो इस कोशिका को क्या बोला जाएगा, मातृ कोशिका कहा जाता है या जनक कोशिका कहा जाता है, जनक कोशिका। ठीक है, या तो इसको मदर सेल कहा जाता है। ठीक है, जो विभाजित हो रही है कोशिका उसको बोला जाता है, होने वाली हो रही कोशिका को। ठीक है, उसके बाद में संतति कोशिका, संतति कोशिका जो उत्पन्न होने वाली कोशिका, इनको जो दो बनेगी इससे, ठीक है, उसको बोलेंगे अपन संतति कोशिका। ये दोनों कैसी है, संतति कोशिका। ठीक है, संतति कोशिका कहलाती। तो जो विभाजित हो रही है उसको क्या बोलेंगे अपन, मातृ कोशिका, और जो बन रही है उसको क्या बोलेंगे अपन, संतति कोशिका। इससे पहले संतति कोशिकाओं में आगे और विभाजन हो और उसमें वृद्धि होना आवश्यक है। अच्छा, ये कह रहा है कि ये जब विभाजित करेगी तो पहले सबसे पहले इसके अंदर क्या होती है, वृद्धि होगी। क्या होगी, इसके अंदर वृद्धि करेगी। ठीक है, तो कोई भी कोशिका जब विभाजित होती है तो सबसे पहले उसके अंदर कौन सी चीज होती है, वृद्धि होती है। क्या होती है, उसके अंदर वृद्धि होती है। अच्छा, वृद्धि किसके कारण होगी, क्योंकि उसमें जो पदार्थ है, जैसे सपोज मान लो एक घर है, एक घर के अंदर दो भाग करने हैं, तो दो भाग करने तो क्या करेंगे, उसके अंदर अपन सामान को जो भी उसके अंदर सामान है उनको डबल किया जाएगा। ठीक है, तो ये सेम वैसा का वैसा कोशिकाओं के अंदर होता है, जिसके कारण उस कोशिका का आकार जो होता है, घर का आकार तो नहीं बदलता, लेकिन आकार जो है, कोशिका का आकार जो है वो क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। यानी
जो भी चीज होगी वो कैसी हो जाएगी, डबल हो जाती है। कैसी हो जाती है, डबल हो जाती है, ताकि उसका आकार अपनी मात्र कोशिका के बराबर हो जाए, जिससे वो बनी है उसके जैसा हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले यही है कि भाई जो कोशिका विभाजित कर रही है उनके अंदर आपको ये देखना है कि सबसे पहले क्या होगी, वृद्धि होगी। क्या होती है, वृद्धि होती है, और वृद्धि होने के बाद में फिर वो विभाजन की अवस्था में जाएगी। कोशिका के जीवन काल में दो प्रमुख प्रावस्था आती है। सबसे पहली होती है, देखो इनको कोशिका चक्र को दो भागों के अंदर बांटा है। एक तो होती है अंतरावस्था, जिसको बोला जाता है इंटरफेज। क्या बोला जाता है, इंटरफेज बोला जाता है, यानी इसको बोला जाता है इंटरफेज, अंतरावस्था। ये विभाजन की जो है वो सबसे पहले की अवस्था है। जब कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है तो उससे पहले ये अवस्था आती है, इस अवस्था से वो गुजरती है। ये सबसे पहली अवस्था है। इसको तैयारी की अवस्था भी बोला जाता है, क्योंकि इसके अंदर तैयारियां होती है। ठीक है, यानी प्रिपरेशन होगी इसके अंदर। कोशिका जो विभाजित हो रही है वो क्या करेगी, अपने अंदर जितने भी जो कोशिकांग है, ठीक है, कोशिका द्रव्य है, न्यूक्लियर जो द्रव्य है, केंद्रक द्रव्य है, ठीक है, उनके अमाउंट को क्या करती है, ये डबल करती है। क्या करती है, डबल करती है। ठीक है, जिसके कारण उनका जो न्यूक्लियर केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य का अनुपात क्या हो जाता है, बिगड़ जाता है। और जब अनुपात बिगड़ जाता है तो क्या हो जाएगा, वो विभाजन के लिए तैयार हो जाती है। ठीक है, यानी उनका अनुपात जो होता है वो पहले से कई ज्यादा हो जाता है। दूसरी होती है जिसको विभाजनकारी अवस्था बोला जाता है, जिसको एम फेज बोला जाता है। एम जो होता है, एम शब्द जो है वो दोनों के लिए, एक तो होता है माइटोसिस के लिए है, और एम शब्द जो है वो मियोसिस के लिए है। माइटोसिस को बोला जाता है समसूत्री विभाजन, और मियोसिस को बोला जाता है अर्धसूत्री विभाजन। तो एम शब्द जो लिया है वो किसके लिए लिया है, दोनों के लिए, माइटोसिस और मियोसिस के लिए। इसलिए इसका दूसरा नाम जो है वो एम प्रावस्था भी कहा जाता है। ठीक है, तो इस यहाँ पे जो एम जो है वो किसके लिए है, उसके एम जो है वो माइटोसिस और मियोसिस के लिए है। ठीक है, तो कोई भी कोशिका इन दोनों अवस्थाओं से गुजरने के बाद में है वो क्या हो जाती है, दो भागों के अंदर बढ़ जाती है। ठीक है, या फिर किसी के अंदर जो होता है वो चार भागों के अंदर बढ़ जाती है, जो अलग विभाजन होता है। अर्धसूत्री के अंदर चार बनती है, और माइटोसिस के अंदर यानी समसूत्री के अंदर दो कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये है। तो जो विभाजित हो रही है वो मात्र कोशिका है, जो बनने वाली है वो संतति कोशिका है। ठीक है, और संतति कोशिका जब भी आगे जाके और क्या विभाजित होगी तो उसको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, उसको वृद्धि करनी पड़ेगी, और वृद्धि करके उसको क्या करना पड़ेगा कि मात्र कोशिका के जितना अमाउंट लाना पड़ेगा, यानी मात्रा उसकी अमाउंट जो होगा वो कितने हो जाएगा, मात्र कोशिकाओं के जितना हो जाएगा। ठीक है, फिर कोई भी कोशिका के जीवन काल की दो अवस्थाएं होती है। सबसे पहली तो होती है वो अंतरावस्था होती है, और दूसरी जो होती है वो कौन सी अवस्था, विभाजनकारी अवस्था होती है। स्क्रीनशॉट ले लो। अंतरा अवस्था, ये अंतर है दो अवस्थाओं के बीच में। अच्छा, कौन सी अवस्थाओं के बीच में, सपोज मान लो, या बता देता हूं, एक कोशिका है जो विभाजित हुई, और विभाजित होकर वो दो भागों के अंदर बढ़ गई। ठीक है, अब ये आगे चल के वापस जब विभाजन होगा, आगे चल के ये दो कोशिका बनी, ये मात्र कोशिका है, ठीक है, और ये दोनों क्या है, संतति कोशिका है। ठीक है, अब ये संतति कोशिका वापस आगे चल के वापस क्या होगी, विभाजित होगी। तो इस चक्र इसके बीच की जो अवधि है इसको बोलते हैं अंतरावस्था। अंतरावस्था यानी दो अवस्थाओं के बीच की ये क्या है, अवस्था है। ये विभाजित हुई, दो बनी, ये आगे चल के और विभाजित होगी। जब ये विभाजित आगे चल के और होगी तब इसके बीच की अवस्था जो आती है वो कौन सी होती है, अंतरावस्था। इसको तैयारी की अवस्था भी बोलते हैं, की अवस्था भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें विभाजन की जो विभाजन होता है उसके लिए तैयारियां इसके अंदर होती है। दो उत्तरोत्तर कोशिका विभाजन के बीच की अवस्था, जैसे ये विभाजन हुआ, ये विभाजन से बनी, और वापस जब ये विभाजित करेगी उसके बीच की अवस्था अंतराल अवस्था बोलते हैं। ठीक है, जिसमें कोशिकाओं में विभाजन नहीं हो रहा हो,
अच्छा, इस अवस्था के अंदर कोशिका विभाजित नहीं करेगी, ये ध्यान रखना। तो अंतरावस्था में कोशिका विभाजन नहीं होता है। इस अवस्था में कोशिका विभाजित नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर कोशिका विभाजित नहीं होती है। ठीक है, अंतरावस्था जो है वो उनके 3 भाग है, उसके 3 भाग होते हैं। पहला, जिसको G1 फेज या गैप 1 फेज प्रावस्था कहा जाता है। दूसरा जो है वो S या संश्लेषी प्रावस्था कहा जाता है। तीसरा जो है वो गैप 2 या G2 अवस्था उसको कहा जाता है। इसमें क्या होती है, वृद्धि होती है, इसमें वृद्धि होती है, यानी कोशिकाओं की वृद्धि जो है वो इसमें होती है। ठीक है, अच्छा, G1 में क्या होता है, याद रखना है, G1 के अंदर सबसे लंबी प्रावस्था है। जैसे यहां से आ गया, ये 2 कोशिका बन गई, संतति कोशिका बन गई। अब जैसे ये आगे चलती रहेगी, ठीक है, तो इसके अंदर जो प्रावस्था होगी वो कौन सी होगी, G1 होगी। ठीक है, अब G1 यहां तक जब विभाजन के लिए तैयार होगी, उसके बीच की, जैसे वो विभाजन के बनी और बनने के बाद में जब वो आगे चल के और विभाजित होने के लिए तैयार होगी, तब तक के बीच की जो अवस्था है वो कौन सी होगी, उसके अंदर सबसे पहली कौन सी होगी, G1 होगी। तो G1 सबसे लंबी प्रावस्था है। तो आपको पूछे कि कोशिका विभाजन या कोशिका चक्र की सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी है, तो वो कौन सी है, G1 है। ठीक है, तो सबसे लंबी प्रावस्था है। अच्छा, इस प्रावस्था में होता क्या, इस प्रावस्था में क्या होगा कि जो प्रोटीन चाहिए, क्योंकि कोशिका विभाजन कर रही है तो उसके अंदर किसकी जरूरत पड़ेगी, प्रोटीन की, क्योंकि जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है तो वो डबल होगा तो उसकी मेम्ब्रेन बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो इन सबके लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन का निर्माण जो होता है वो इस प्रावस्था के अंदर होता है। दूसरा होता है, इसमें आरएनए का संश्लेषण होता है। आरएनए का संश्लेषण होगा क्योंकि आरएनए ही चल के आगे चल के क्या बनाता है, और प्रोटीन बनाता है, यानी डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से क्या बनता है, प्रोटीन बनता है। ठीक है, तो दोनों का क्या होगा, यहाँ पे संश्लेषण होता है। ठीक है, तो पहले G1 में किसका किसका संश्लेषण होता है, तो ये याद रखना है आपको कि G1 के अंदर किसका किसका संश्लेषण होता है। एक तो होता है प्रोटीन का, और दूसरा जो होता है वो किसका होता है, आरएनए का होता है। ठीक है, मेन जो सवाल जो है वो यहां से बनता है वो होता है एस फेज वाला से। अच्छा, कई बार ये पूछा जाता है कि कौन सी प्रावस्था के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन यानी डीएनए जो होता है का संश्लेषण होता है, तो वो होती है एस प्रावस्था। याद रखने के लिए आपको एस जो है वो सिंथेसिस फेज है, और सिंथेसिस किसका हो रहा है, डीएनए का हो रहा है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो यहां से बन रहा है कि बड़ी मात्रा में डीएनए का क्या होता है, संश्लेषण होता है, यानी डीएनए की क्या होती है, कॉपीज होती है, यानी उसकी प्रतिकृति तैयार होती है, जिस प्रोसेस को बोला जाता है रेप्लिकेशन। क्या बोला जाता है, रेप्लिकेशन। ठीक है, तो रेप्लिकेशन की जो प्रोसेस जो होता है, डीएनए का द्विगुणन जो होता है वो कहां पे होता है, एस प्रावस्था के अंदर होता है, यानी डीएनए का संश्लेषण कहां पे होता है, एस प्रावस्था के अंदर। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन सी अवस्था के अंदर, कौन सी अवस्था के अंदर डीएनए का संश्लेषण होता है, तो एस प्रावस्था के अंदर। कौन सी प्रावस्था के अंदर डीएनए का संश्लेषण जो होता है में जो, तो एस प्रावस्था। और प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण जो होता है वो किस में होता है, G1 में भी होता है और G2 में भी होता है। ठीक है, दूसरा लास्ट जो है वो कैसी है, G2 फेज है, जिसको G2 या गैप 2 क्या बोला जाता है, प्रावस्था भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अधिक मात्रा में प्रोटीन, वो भी कौन सा, हिस्टोन प्रोटीन। अब हिस्टोन प्रोटीन की जरूरत क्या पड़ी, ठीक है, कि जब डीएनए बनता है तो डीएनए की क्या होती है, पैकेजिंग होती है। क्या होती है, पैकेजिंग होती है, पैकेज होता है। ठीक है, और पैकेज जो होता है वो उसके अंदर किसकी जरूरत पड़ती है अपने को, हिस्टोन प्रोटीन की। किसकी जरूरत पड़ती है, प्रोटीन, और वो भी कौन सा प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन जो होता है वो ज्यादा मात्रा में बनता है, क्योंकि वो डीएनए, क्योंकि गुणसूत्र होता है वो 2 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, एक तो होता है प्रोटीन और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, इसके अंदर डीएनए होता है। ठीक है, तो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना हुआ होता है कौन, गुणसूत्र। तो गुणसूत्र में डीएनए तो यहां बन गया, ठीक है, और प्रोटीन में भी कौन सा, हिस्टोन प्रोटीन, तो यहाँ पे भी बना था पहले वाले में और यहाँ पे भी बनेगा। ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण सबसे अधिक मात्रा में होता है। कोशिका द्रव्य या कोशिकांगों जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, गोल्गी काय आदि
द्विगुणी संख्या में बन जाते हैं। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया तो वो भी यहाँ पे क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी का है, इनका जो ये जो उनकी संख्या जो होती है वो द्विगुणित हो जाती है या दुगनी हो जाती है। तो वो कौन सी प्रावस्था में होती है, G2 प्रावस्था के अंदर होती है। इसमें सेंट्रोसोम, जो आपको कल मैंने बताया था, सेंट्रोसोम को हिंदी में कहा जाता है तारक काय, तारक काय। ठीक है, तो तारक काय जो है वो क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं और क्या बनाते हैं, सेंट्रियोल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सेंट्रियोल बनाते हैं। ठीक है, तारक काय जो होती है वो कैसी हो जाती है, बढ़ जाती है और क्या बनाती है, सेंट्रियोल बनाती है। या बनाते हैं, नहीं स्लाइड, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम जिसको बोला जाएगा अपने तारक काय। ठीक है, तारक काय आगे चल के इसके अंदर दो क्या होती है, तारक केंद्रों में बढ़ जाती है। इनको बोलेंगे तारक केंद्रक, केंद्र, तारक केंद्र। इनको बोला जाता है सेंट्रियोल्स। क्या बोला जाता है, सेंट्रियोल, उसके अंदर बढ़ जाती है। ये क्या करती है, ये आगे चल के इनके में से क्या बनते हैं, ये कुछ तंतुएं निकालती हैं। ठीक है, इनको बोला जाता है स्पाइंडल फाइबर्स। ठीक है, या हिंदी में बोला जाता था इसको तर्कु तंतु। ठीक है, तर्कु तंतु जो होंगे वो आगे चल के, ठीक है, किससे जुड़ेंगे, गुणसूत्रों से, गुणसूत्र के सेंट्रोमियर से, सेंट्रोमियर से जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं, ये सेंट्रोमियर से जुड़ते हैं। तो देखो सेंट्रोसोम जिसको तारक काय बोलते हैं, कल इसको पढ़ा था अपन ने। ठीक है, और तारक काय जो है वो क्या है, तारक जब विभाजित होती है, ये इसमें क्या हो गया, विभाजन हुआ। किस क्या बनाते हैं, दो तारक केंद्र का निर्माण होता है। कितने होता है, दो, दो तारक केंद्रों का क्या होता है, निर्माण होता है। अच्छा, ये तारक केंद्र करते क्या है, ये अपने में से क्या बनाएंगे, तर्कु तंतु, और ये तंतु तंतु क्या करेंगे, ये जुड़ेंगे गुणसूत्र के सेंट्रोमियर से। तो ये होता है सेंट्रो, जो बोलते हैं सेंट्रोसोम भी बोला जाता है इसको। ठीक है, और तारक काय, तो तारक काय ध्यान रखना, तारक काय जो है वो एक स्ट्रक्चर है, उसके अंदर क्या होते हैं, दो तारक केंद्र होते हैं। जब विभाजन होता है उससे पहले ये क्या हो जाते हैं, दो भागों के अंदर बढ़ जाते हैं, और ये आगे चल के क्या बनाते हैं, स्पाइंडल फाइबर या तर्कु तंतु बनाते हैं। ये तर्कु तंतु किससे जुड़ते हैं, गुणसूत्र के सेंट्रोमियर से जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये लिखा हुआ देखो, सेंट्रोसोम के भीतर स्थित सेंट्रियोल, सेंट्रियोल वही तारक केंद्र भी दो सेंट्रियोल के अंदर क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो तीन होती है, एक तो G1 होती है, S1 होती है और G2 होती है। इसमें प्रोटीन और किसका संश्लेषण, आरएनए का, इसमें डीएनए का, और इसमें हिस्टोन प्रोटीन है। माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी एप्परेट जितने भी कोशिकाएं हैं उनकी संख्या डबल हो जाती है। सेंट्रियोल जो होता है, सेंट्रोसोम जो होता है वो सेंट्रियोल के अंदर बढ़ जाता है, दो सेंट्रियोल मिलेंगे अपने। तारक काय जो है वो तारक केंद्रों के अंदर बढ़ जाती है। दूसरी जो अवस्था होती है वो एम अवस्था है। एम, अच्छा पहले इंटर तैयारियां होगी सारी, तैयारियां होने के बाद में अब कोशिका जो होगी वो विभाजन के लिए तैयार हो गई है। ठीक है, कई बार क्या होता है, सुनना, कई बार क्या होता है कि अगर कोशिका कोशिका G1 प्रावस्था को, G1 प्रावस्था के अंदर पहुंचने के बाद में विभाजन नहीं होती, विभाजित नहीं होती, नहीं होती। ठीक है, तो उसको बोलेंगे G0 या शांत अवस्था। इंपोर्टेंट है,
कई बार कोशिका जीवन प्रावस्था से निकलने के बाद में भी विभाजित नहीं होती और नहीं होने के बाद में उस अवस्था को क्या बोला जाता है, G0 या शांत अवस्था। जीरो आया देखो, G0 मतलब वो शांत है, वो विभाजित नहीं हो रही है। जैसे हृदय पेशियां, जैसे हृदय कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिका, ठीक है, तंत्रिका कोशिका है, हृदय कोशिका है, ठीक है, ये जो होती है वो विभाजित नहीं हो रही है। एक बार बन गई उसके बाद में ये विभाजित नहीं होती, तो वो कौन सी अवस्था में, शांत अवस्था में, यानी G0 फेज के अंदर है। अब होती है M प्रावस्था। M प्रावस्था जो है, M प्रावस्था क्या है, यानी विभाजन की अवस्था है। M प्रावस्था का मतलब क्या है, विभाजन की अवस्था है, ठीक है। कैसे, देखो, सबसे पहले जो है वो कोशिका चक्र में क्या होता है, कोशिका चक्र के अंदर सबसे पहले कोशिका चक्र के, थोड़ा नीचे लिख देते हैं, कोशिका चक्र, कोशिका चक्र को दो भागों के अंदर बांटा गया है, ठीक है। पहला होता है अंतरावस्था, अंतरावस्था, अंतरावस्था जिसको बोला जाता है इंटरफेज, इंटरफेज बोला जाता है, ठीक है। यानी पहले कोशिका जो भी होगी वो अंतरावस्था में जाएगी। यानी अभी जो बताया, इसकी कितनी अवस्था होती है, 3 अवस्था होती है। एक तो G1 होता है, ठीक है, एक S होती है, एक क्या होती है, G2। इसमें क्या बनता है, DNA, सॉरी RNA एवं प्रोटीन, ठीक है। इसमें क्या बनता है, DNA, ठीक है। इसमें क्या होता है, हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। और कोशिकांग डबल हो जाते हैं, कोशिकांग डबल, द्विगुणित हो जाता है, द्विगुणन हो जाता है, ठीक है। और वही सेंट्रोमियर जो है, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम वो बढ़ जाते हैं 2 सेंट्रियोल में। किसमें बन जाते हैं, सेंट्रियोल्स के अंदर, ठीक है, तारक केंद्र के अंदर। फिर होती है एम फेज, यानी इसको बोला जाता है विभाजन अवस्था, विभाजन अवस्था, जिसको बोलते हैं डिवीजन फेज। क्या बोला जाता है, डिवीजन फेज। एम किसके लिए आया है, माइटोसिस और मियोसिस के लिए, ठीक है। अच्छा, एम जो होता है उसके 2 भाग हैं। एम, अब विभाजन के लिए कोशिका आ गई तैयार होके, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, सबसे पहला होता है वो होता है कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, जिसको बोला जाता है केंद्रक विभाजन अवस्था, केंद्रक विभाजन अवस्था, ठीक है। दूसरी जो होती है वो होती है साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। साइटोकाइनेसिस जिसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन, ठीक है। इसकी जो है वो 4 अवस्था है। इसकी कितनी अवस्था है, 4 अवस्था। पहली है वो, इसका नाम है पूर्वावस्था, जिसको बोला जाता है प्रोफेज, ठीक है। दूसरी जो है वो मध्यावस्था, जिसको बोला जाता है मेटाफेज, ठीक है। तीसरी जो है वो है पश्चावस्था, जिसको बोला जाता है एनाफेज, ठीक है। और लास्ट जो है वो अंत्यावस्था है, ठीक है, जिसको बोला जाता है टीलोफेज। इसके अंदर क्या होगा कि 2 कोशिका जो होगी
इसमें अंदर वो जो होती है वो एक कोशिका के अंदर क्या हो जाते हैं, दो केंद्रक बन जाते हैं। ठीक है, एक कोशिका के अंदर क्या हो जाते हैं, दो केंद्रक बन जाते हैं। जब ये विभाजन पूरा होता है तब कंडीशन ये आती है। ठीक है, अंत में हम कह सकते हैं कि ये कंडीशन आ जाती है। ठीक है, एक केंद्र के अंदर दो विभाजन यानी दो केंद्रक हो जाते हैं। ठीक है, इसको डाइकैरियन फेज भी बोला जाता है। डाइकैरियन, कैरियन का मतलब होता है न्यूक्लियस, द्विकेंद्र की, द्विकेंद्र की। ठीक है, द्विकेंद्र की क्या हो जाती है, अवस्था हो जाती है। फिर है कोशिका द्रव्य। अब यहां पे क्या हो जाता है, एक से दो सेल बन जाती है। कोशिका द्रव्य विभाजित होकर क्या बन जाती है, दो सेल बन जाती है। तो जो पूरी जो होती है ये कोशिका चक्र जो है वो यहाँ से, कोशिका चक्र में पहले यंत्रावस्था है, इसके 3 फेज है। ठीक है, ये पार करने के बाद में फिर जाता है ये एम फेज में। एम फेज में भी कहा जाएगा कैरियोकाइनेसिस में। कैरियोकाइनेसिस की पहली अवस्था प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ठीक है, पूर्वावस्था, मध्यावस्था और पश्चावस्था और अंत्यावस्था। फिर जाता है किसमें, कोशिका द्रव्य विभाजन यानी साइटोकाइनेसिस। तो ये पूरा प्रोसेस होने के बाद में ये क्या होता है, दो कोशिका बन जाती है। इसमें तो होती है ग्रोथ, इसमें होती है ग्रोथ और इसमें होता है विभाजन, इसलिए इसको विभाजन की अवस्था कहा गया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ चुका होगा कि कोशिका चक्र के अंदर दो मेन फेज होती है, अंतरावस्था और विभाजन अवस्था। अंतरावस्था के अंदर G1, S और G2 है। ठीक है, और विभाजन अवस्था के अंदर कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस है। साइटोकाइनेसिस का मतलब होता है कोशिका द्रव्य विभाजन, और पहली कौन सी होती है, कैरियो। तो हमेशा कोई भी कोशिका होगी उसके अंदर कितने होंगे, पहले केंद्रक विभाजित होगा। क्या होगा, केंद्रक का विभाजित होता है, और उसके बाद में आप देखोगे तो साइटोप्लाज्मा जो है, कोशिका द्रव्य है, वो विभाजन होता है, जिससे दो कोशिकाएं बन जाती है। ठीक है, तो ये था आपने पूरा एक चार्ट के जरिए मैंने आपको समझाया है। अच्छा, एम प्रावस्था जिसको विभाजन प्रावस्था कहा जाता है, सूत्री विभाजन। ठीक है, माइटोसिस होने पर इस अवस्था में क्रोमेटिड्स अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, और संततियों के अंदर गुणसूत्र बनाते हैं। अब ये क्रोमेटिड्स क्या होते हैं, देखो सुनो, ये एक सेल है, सेल के अंदर उसका केंद्रक है। ठीक है, और केंद्रक के अंदर आप देखोगे कि धागे नुमा जो संरचना मिलती है वो है क्रोमेटिन, इसको तो बोला जाता है क्रोमेटिन। ठीक है, जब विभाजन होता है तब यही क्रोमेटिन जो है वो किसमें बदल जाते हैं, गुणसूत्रों के अंदर बदल जाते हैं। ये बन गया गुणसूत्र। ठीक है, ये क्या हो गया, गुणसूत्र है, इसको बोला जाएगा गुणसूत्र। ठीक है, और इसके बीच का भाग, इसको जहां पे, इसको बोला जाता है सेंट्रोमियर्स। क्या बोला जाएगा, सेंट्रोमियर्स। ठीक है, फिर ये गुणसूत्र दो चीजों से मिलकर बने हैं, एक ये, दूसरा ये। ठीक है, इन दोनों से, इस दो तरह की संरचना, इनको एक को बोला जाता है क्रोमैटिड्स, क्रोमैटिड्स, या इसको बोला जाता है सिस्टर क्रोमेटिन, सिस्टर क्रोमैटिड्स। क्या बोला जाता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स बोला जाता है। ठीक है, या बोला जाता है अर्ध गुणसूत्र, अर्ध गुणसूत्र, सिस्टर क्रोमेटिन। क्या बोला जाएगा इसको, अर्ध गुणसूत्र। क्रोमेटिड क्या है, अर्ध गुणसूत्र है, अर्ध गुणसूत्र है। ठीक है, तो क्रोमेटिन जो दागेनुमा संरचना है, ध्यान रखना, उसको बोला जाता है क्रोमेटिन। जब ये विभाजन होता है तब ये किसमें बदल जाता है, गुणसूत्र के अंदर, जिसको बोला जाता है क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोम्स। ठीक है, और क्रोमोजोम्स किससे बने हुए होते हैं, दो अर्ध गुणसूत्रों से मिल के बने हुए होते हैं। आधा आधा करेंगे तो एक हो जाएगा, तो गुणसूत्र दो अर्ध गुणसूत्रों से मिलकर बने हुए हैं। ऐसी संरचना है तो गुणसूत्र है, धागेनुमा संरचना है तो क्रोमेटिन है, और ये क्या है, अर्ध क्रोमेटिन यानी अर्ध गुणसूत्र है। तो ये कह रहा है कि जब माइटोसिस होता है तब क्या होता है कि जो क्रोमेटिड्स है ये वाले, इसमें से क्या होगा कि एक तो चला जाएगा, आधे आधे हो जाते हैं, ये अलग अलग हो गए।
ठीक है। लेकिन एक ध्यान रखना, ये अर्धसूत्री नहीं है, समसूत्री के अंदर ये बात कर रहा है सूत्री विभाजन, यानी माइटोसिस का मतलब होता है समसूत्री। क्या मतलब है? समसूत्री विभाजन। लेकिन आधे आधे हो रहे हैं। लेकिन आपको मैंने पहले बताया था कि अंतरावस्था जब होती है तब क्या हो जाता है, इसके अमाउंट जो होता है वो डबल हो जाता है। जो गुणसूत्र जो अमाउंट जो होगा वो कैसा हो गया, इसका डबल है। ठीक है, अब ये डबल है यानी इसकी जो तुलना करेंगे तो एक गुणसूत्र नहीं है, इसमें कितने गुणसूत्र का अमाउंट है, 2 गुणसूत्र का। तो अभी आधा आधा हो गया तो ये 1 और 1 हो गया। ठीक है, तो ये 1 और 1 जो होते हैं वो वापस 2 हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें अमाउंट जो होता है वो बढ़ जाता है, डबल हो जाता है। ठीक है, लेकिन संख्या जो रहती है वो एक ही रहती है। ठीक है, आगे संतति गुणसूत्रों के अंदर केंद्रकों में चले जाते हैं। ठीक है, ये गुणसूत्र फिर केंद्रकों में चले जाते हैं और कोशिका द्रव में बढ़ के 2 एक समान संतति कोशिकाओं का निर्माण करते हैं। अच्छा, माइटोसिस में यह होता है कि जो भी कोशिका बनेगी, ठीक है, वो अपने मातृ कोशिका के जैसी ही होगी, मातृ कोशिका के जैसी ही होगी। यानी ये जो कोशिका जो बनी है वो किसके जैसी है, इसके जैसी है, मातृ कोशिका जैसी है, कोशिका जैसी। ठीक है, किसके जैसी होगी, मातृ कोशिका जैसी होती है। ठीक है, क्योंकि समान गुण जाते हैं। फिर समसूत्री कोशिका विभाजन को 3 भागों के अंदर बांटा गया है। ठीक है, पहला है समसूत्री विभाजन जिसको बोला जाता है माइटोसिस। ठीक है, अर्धसूत्री को बोला जाता है मियोसिस और असूत्री को बोला जाता है अमाइटोसिस। अच्छा, असूत्री विभाजन जो होता है वो बैक्टीरिया के अंदर होता है, जो मैंने आपको बताया था। ठीक है, कि बैक्टीरिया के अंदर कौन सा विभाजन होता है, असूत्री विभाजन होता है। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे इसको कि समसूत्री विभाजन कैसे होता है। तो ये बात समझ में आ चुकी होगी कि समसूत्री विभाजन के अंदर क्या होता है। तो आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेगी कि क्रोमेटिन क्या चीज है, गुणसूत्र क्या है और अर्ध गुणसूत्र क्या है। तो अर्ध गुणसूत्र मिलेंगे तब गुणसूत्र बनेंगे, और गुणसूत्र जब धागे नुमा हो जाते हैं तब उसको क्या बोला जाता है, क्रोमेटिन्स बोला जाता है। अब है समसूत्री विभाजन। पहली चीज, ऐसा विभाजन जिसके अंदर बनने वाली जनक कोशिका से जो बनने वाली पुत्री कोशिका है उसके अंदर गुणसूत्रों की संख्या अगर समान रहती है तो ऐसे विभाजन को समसूत्री विभाजन कहा जाता है। यानी मातृ कोशिका के द्वारा बनी हुई पुत्री कोशिकाओं के अंदर गुणसूत्रों की संख्या समान होती है। ये 2n है इसमें गुणसूत्र, तो यहाँ पे जो बनने वाली कोशिका होगी उसमें भी गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, 2n ही होगी। अगर ऐसा विभाजन होता है तो उसको कौन सा विभाजन बोला जाता है, समसूत्री विभाजन कहा जाता है। दूसरी चीज, समसूत्री विभाजन हमेशा कायिक कोशिकाओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, कायिक कोशिकाओं में होता है। ठीक है, कायिक कोशिका कौन सी है, जो जनन कोशिका जो होती है जिनसे युग्मक बनते हैं उनके अंदर अर्धसूत्री विभाजन होता है। बाकी शरीर की सभी कोशिका जो है अपनी, ठीक है, उनके अंदर उनको कायिक कोशिका बोलते हैं और उनको क्या उसमें अंदर कौन सा विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन होता है। पहले केंद्रक विभाजित होता है, जो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो है वो चार्ट के जरिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होती है, कैरियोकाइनेसिस। तद उपरांत पूरी कोशिका विभाजित होती है। ठीक है, और उसके बाद में इसको बोलेंगे अपन साइटोकाइनेसिस। ठीक है, तो पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, फिर क्या होता है, साइटोकाइनेसिस होता है, और फिर क्या बनती है, 2 सेल बनती है, 2 कोशिकाएं बनती है। कितनी कोशिका बनती है, 2 कोशिकाएं बनती है। अपवाद, मानव के अगर मस्तिष्क में न्यूरॉन्स को देखें, यानी तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन का दूसरा नाम क्या है, तंत्रिका कोशिका। हृदय की कोशिका में विभाजन नहीं दर्शाता, यानी ये कौन सी में है जी, 0 फेज में है, शांत में। ठीक है, ये मैं आपको बता चुका हूं कि मानव के अंदर जो तंत्रिका कोशिका है, न्यूरॉन जो है, और हृदय के अंदर जो हृदय कोशिकाएं जो होती है उनके अंदर विभाजन नहीं होता है। समसूत्री विभाजन की प्रक्रिया में विभाजन के दौरान गुणसूत्रों की संख्या कैसी रहती है, समान रहती है। यानी बनने वाली जो पुत्री कोशिका है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कैसी है, समान है। ठीक है, विभाजन कोशिकाओं में एक दूसरे के समान होती है। अच्छा, ये जो बनी ये किससे समानता होगी, इससे समान होगी, जो मातृ कोशिका है उससे समान होती है।
मातृ कोशिका के समान है। ये कौन सी कोशिका? पुत्री कोशिका। ठीक है, तो मातृ कोशिका के समान जो होती है वो कौन होती है? उसकी पुत्री कोशिकाएं होती है। अर्थात इनमें कोई परिवर्तन नहीं देखा जा सकता, कोई परिवर्तन नहीं होता, बिल्कुल एज इट इज होती है। ठीक है, जो गुण आपको मातृ कोशिका में मिलेंगे वही गुण जो होते हैं वो किसके अंदर मिलेंगे? अपने को पुत्री कोशिकाओं के अंदर मिलेंगे। ठीक है, तो ये है अपने जो समसूत्री विभाजन का कुछ डिटेल जो है वो मैंने आपको समझाई है। ठीक है, जंतु कोशिका में समसूत्री विभाजन सबसे पहले, ये याद रखना है, सबसे पहले समसूत्री विभाजन जंतु कोशिका के अंदर किसने किया? वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था। कब किया था? 1879 में। ठीक है, वाल्टर फ्लेमिंग ने ईस्वी 1879 के अंदर इसको देखा था। और उन्होंने किसमें देखा था? इसमें कीटों के समसूत्री विभाजन के बारे में बताया। जंतुओं के अंदर समसूत्री विभाजन के बारे में किसने बताया था? तो वाल्टर फ्लेमिंग के ने इसको बताया। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं कि समसूत्री विभाजन के बारे में किसने बताया सबसे पहले? तो किसने बताया था? वाल्टर फ्लेमिंग ने। वाल्टर फ्लेमिंग 1879 में। ठीक है, तो पहला विभाजन कायिक कोशिका में होता है। ठीक है, मातृ कोशिका से बनने वाली पुत्री कोशिकाओं के अंदर गुणसूत्रों की संख्या समान रहती है, इसलिए इसका नाम क्या है? समसूत्री है। क्या नाम है? समसूत्री, माइटोसिस। क्या नाम है इसका? माइटोसिस। ठीक है, दूसरा होता है जो कुछ जो होते हैं जिनके अंदर पहले केंद्रक विभाजन होता है, फिर क्या होता है? कोशिका द्रव विभाजन होता है। ठीक है, और जो कोशिका विभाजित होती है वो विभाजन के द्वारा बनने वाली कोशिका जो होती है वो मातृ कोशिका के जैसे दिखती है, उसमें कोई अंतर नहीं होता है। ठीक है, और सबसे पहले इसको किसने खोजा था? वाल्टर फ्लेमिंग ने इसको बताया था। समसूत्री विभाजन की अवस्था, समसूत्री नाम से पता लग रहा है समान। ठीक है, पहली होती है केंद्रक विभाजन जिसको कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं। दूसरी जो होती है वो कोशिका द्रव विभाजन जिसको बोलेंगे अपन साइटोकाइनेसिस। क्या बोला जाएगा इसको? साइटोकाइनेसिस बोला जाता है। केंद्रक विभाजन की 4 अवस्थाएं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। कौन कौन सी है? प्रोफेज पूर्वावस्था, मेटा और एनाफेज, और लास्ट जो है वो है टीलोफेज। इस 4 प्रावस्था होती है। ठीक है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, ये 4 प्रावस्था है। ठीक है, सबसे पहला अंतरावस्था पार करने के बाद में विभाजन अवस्था में आती है। विभाजन अवस्था में भी सबसे पहले क्या आती है? वो केंद्रक विभाजन में आती है। ठीक है, और केंद्रक विभाजन की कितनी अवस्था है? 4 अवस्था है, प्रोफेज, मेटाफेज और टीलोफेज। अच्छा, होता क्या है प्रोफेज? प्रोफेज की अगर बात करें, ठीक है, तो प्रोफेज के अंदर अगर कोई भी कोशिका लेंगे तो उसके केंद्रक के अंदर आपको देखोगे कि उसके केंद्रक के अंदर आपको क्रोमेटिन मटेरियल मिलता है, क्रोमेटिन। ठीक है, क्या मिलता है? क्रोमेटिन पदार्थ। ठीक है, यानी धागे नुमा क्या होती है? संरचनाएं होती है। धीरे धीरे ये क्रोमेटिन जो होता है वो धीरे धीरे संघनन होता है इसका। इसका क्या होता है? संघनन होता है, यानी मोटे हो जाते हैं, थोड़े मोटे एवं छोटे। ठीक है, अब आप दिमाग में ये ध्यान जरूर रखना कि जो भी बना है, जो क्रोमेटिन होता है, मटेरियल है, वो डबल हो चुका है। क्या हो चुका है? डबल हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्रोमेटिन मटेरियल कैसा हो चुका है? डबल हो चुका है। ठीक है, तो डबल होने के कारण यहाँ पे आपका जो है वो पहले जगह 2n था, तो मटेरियल जो था वो 2n की जगह अब कितना हो चुका है? ठीक है, 4n जैसा हो चुका है, 4n जैसा। संख्या तो वही है, 2n है, लेकिन उसका जो मात्रा वो कैसी हो चुकी है? 4n जैसी हो चुकी है। ठीक है, तो प्रोफेज में क्या होता है, मेटाफेज में क्या होता है और टीलोफेज में क्या होता है, इसको अपन पढ़ते हैं। सबसे पहली जो अवस्था है वो जो है प्रोफेज। देखो प्रोफेज में क्या होता है, सबसे पहले अभी बताया मैंने, क्रोमेटिन जो तंतु होते हैं जो धागे जैसे होते हैं,
उनके अंदर संघनन की प्रक्रिया होती है। संघनन का मतलब होता है वो छोटे हो जाते एवं मोटे हो जाते हैं। छोटे एवं मोटे हो जाने के कारण वो धीरे धीरे किस में बदल जाने का गुणसूत्रों के निर्माण होने लगता है। यानी धीरे धीरे जो आपका ये थ्रेड जैसी संरचना जो थी इस तरह से, ठीक है, वो धीरे धीरे किस में बदल जाती है, आप देखोगे तो वो धीरे धीरे इसके अंदर इस तरह से बदल जाते हैं। इस तरह से ये बदल गए, ठीक है। अब आपको ये इस तरह से अपने को नजर आने लगेंगे, ठीक है। दूसरी चीज याद ये रखना है पहली कि केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो जाती है। आप देखोगे कि ये जो संरचना है इसके अंदर ये केंद्रक है और इसके ऊपर ये झिल्ली है, ये धीरे धीरे क्या हो जाती है, गायब हो जाती है। क्या हो जाती है, गायब हो जाएगी, ठीक है। ये केंद्रक झिल्ली जो बनी है वो धीरे 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 क्या हो जाती है, गायब होने लग जाती है, ठीक है। क्या हो जाती है, ये गायब होने लग जाती है। दूसरा, केंद्रिका भी विलुप्त हो जाती है। इसके अंदर आपको ये छोटी सी जो संरचना दिख रही है केंद्रिका, ये वाली, ठीक है, ये भी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी, विलुप्त हो जाती है। तो केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो जाती है, केंद्रिका विलुप्त हो जाती है। केंद्रक झिल्ली मतलब जिसको बोलेंगे अपन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। केंद्रिका जिसको बोलेंगे अपन न्यूक्लियोलस, ये भी क्या हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है। सेंट्रियोल विपरीत ध्रुव पे, देखो सेंट्रियोल आ गया, जिसको बोलेंगे अपन तारक केंद्र। तारक केंद्र जो अंतरावस्था के अंदर बन गए थे वो यहाँ पे आके विपरीत ध्रुवों के और क्या करने लग जाते हैं, ये आए आपके सेंट्रियोल, जिसको बोला जाता है तारक केंद्र। ये जो होते हैं वो विपरीत ध्रुवों के, एक तो जा रहा है ऊपर की तरफ, एक आ रहा है नीचे की तरफ, यानी ये ध्रुवों की तरफ क्या हो जाते हैं, गति करने लग जाते हैं। एक तो जा रहा है ऊपर की तरफ और दूसरा जो आ रहा है वो नीचे की तरफ आ रहा है। अच्छा, इससे क्या आपको देखो धागे जैसी कुछ संरचनाएं निकलती आपको नजर आ रही होगी, ठीक है। इनको बोलते हैं स्पाइंडल फाइबर, यानी क्या बोलते हैं, तरकु तंतु। तरकु तंतु, तो तरकु तंतुओं का निर्माण भी यहाँ पे हो चुका है, ठीक है, यहाँ हो रहा है। तरकु तंतुओं का निर्माण आरंभ हो जाता है। अन्य कोशिकांग जैसे गोल्जिकाए, ध्यान रखना, ईआर आदि जो होते हैं वो गायब हो जाते हैं, यानी वो भी डिसअपियर। तो डिसअपियर कौन कौन हुआ, ठीक है। पहला न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, केंद्रक झिल्ली डिसअपियर हुई, केंद्रिका डिसअपियर हुआ, और तीसरा जो है वो कोशिकांग जो है वो क्या हो गए, गायब हो गए। तो गायब होने वाली कौन सी है, तो सबसे पहले कोशिका केंद्रक झिल्ली, दूसरी जो है वो केंद्रिका, और तीसरा जो है वो कुछ कोशिकांग क्या हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। तो ये जब तक प्रोफेज पूरी होती है तब तक ये सारी चीजें क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। दूसरा, तब तक जो है वो सेंट्रियोल जो होते हैं विपरीत ध्रुवों पे पहुंच जाते हैं। जब प्रोफेज पूरी हो जाती है तो विपरीत ध्रुवों पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। इसके स्पाइंडल जो फाइबर है यानी तरकु तंतु है वो क्या किससे जुड़ जाते हैं, सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं, ठीक है। सबसे लंबी प्रावस्था है प्रोफेज, कैसी है, सबसे लंबी प्रावस्था है, क्योंकि इसमें धीरे धीरे जो कोशिकांग है वो लुप्त हो रहे हैं, ठीक है। केंद्रक झिल्ली लुप्त हो रही है, तो एक साथ में नहीं होगी, इसमें टाइम लगेगा, और टाइम लगने पे ये सबसे लंबी प्रावस्था होती है। तो विभाजन की सबसे लंबी प्रावस्था कौन सी है, प्रोफेज है, ठीक है, ये प्रोफेज में है, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, गुणसूत्र सघन होके आपको देखो इस तरह से ये नजर आ रहा है, जैसे आपको इसमें नजर आ रही है, ठीक है, ये बिल्कुल सघन हो गए। अब आपको गुणसूत्र, आप पहले जो थे वो इस तरह से नजर आ रहे थे, जो मैंने यहाँ पे बनाए, धीरे धीरे आपको देख लो, जो मैंने यहाँ बनाए वो यहाँ पे आपको नजर आ रहे हैं, इस तरह से ये नजर आते हैं। अब इनको गुणसूत्र कहा जाता है, ठीक है। अब इसको क्या बोला जाता है, क्रोमेटिन बोला जाता है। तो क्रोमेटिन जो तंतु थे सघन होके किसमें बदल जाते हैं, सघन होके गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। यानी क्रोमेटिन जो है वो किसमें बदल रहा है, गुणसूत्रों में। किसमें बदल रहा है, गुणसूत्रों में बदल रहा है, ठीक है। फिर होती है मेटाफेज। मेटाफेज जिसको बोलेंगे मध्य अवस्था, मेटाफेज जिसको बोलेंगे अपन मध्य अवस्था। मध्य नाम से पता लग रहा है, मध्य, मध्य में, ठीक है, यानी जो भी गुणसूत्र होंगे वो कहां पे व्यवस्थित हो जाएंगे, मध्य पट्टिकाओं पे क्या हो जाएंगे, व्यवस्थित हो जाएंगे। तो नाम से पता लगना, प्रोफेज मतलब पहले, ठीक है। और जो पहले जो होगा वो धीरे धीरे गुण, जो क्रोमेटिन मटेरियल जो था वो किसमें बदल जाएगा, गुणसूत्रों के अंदर बदल जाता है। केंद्रक झिल्ली विलुप्त हो जाती है, ठीक है, केंद्रिका विलुप्त हो जाती है। उसके बाद में बहुत सारे जो कोशिकांग है वो विलुप्त हो जाते हैं, ठीक है। सेंट्रियोल जो होते हैं वो विपरीत ध्रुवों के ऊपर जाके वहां से क्या बनाते हैं, तरकु तंतुओं का निर्माण करते हैं।
आप देख रहे हो कि ये सेंट्रियोल है, यानी ये जो है वो केंद्रिक तारक केंद्र है, तारक केंद्र है। ठीक है, अब आप इसके अंदर इस संरचना के अंदर देखोगे कि आपका ये जो गुणसूत्र है वो मध्य पट्टिका पे आ गए। ठीक है, तो संरेखित होके कहां पे आ जाते हैं, मध्य पट्टिका पे आ जाते हैं। ठीक है, कहां पे आ जाते हैं, ये मध्य पट्टिका पे आ जाते हैं। इससे ये आप देख रहे हो कि जो ये धागे नेमा जो संरचना निकल रही है, ठीक है, इनको बोला जाता है तरकु तंतु, तरकु तंतु। ठीक है, मैं आपको कुछ यहां पे एक बताता हूं कैसे किस तरह से हो रहा है। ठीक है, सपोज मान लो ये तरकु तंतु है, ये तारक केंद्र, तारक केंद्र। ठीक है, तारक केंद्र से क्या निकलते हैं, तरकु तंतु। तो ये तरकु तंतु निकलता है और ये तरकु तंतु किससे जुड़ जाता है, ये था इसका सेंट्रोमियर। तो तारक केंद्र किससे जुड़ गए, तारक के केंद्र के जो तरकु तंतु है, ये तरकु तंतु है, ये किससे जुड़ गए, सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। इन तरकु तंतु जो है वो किससे जुड़ गए, यहाँ पे ये सेंट्रोमियर है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ सेंट्रोमियर, किससे जुड़ जाते हैं, सेंट्रोमियर से, सेंट्रोमियर किससे जुड़ गए ये, तो तरकु तंतु जो होते हैं वो किससे जुड़ जाते हैं, सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। ये मध्य पट्टिका पे व्यवस्थित हो जाते हैं, इसलिए इसका नाम भी क्या है, मेटाफेज। तो मेटाफेज में क्या याद रखना है कि यहाँ पे जो होते हैं गुणसूत्र जो होते हैं वो मध्य पट्टिका पे संरेखित हो जाते हैं। कहां पे हो जाते हैं, मध्य पट्टिका पे। और गुणसूत्र बहुत ही ज्यादा स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। तो और दूसरी चीज इससे अंदर जो सवाल बनता है वो मोस्ट इंपोर्टेंट ये बनता है कि आपको अगर गुणसूत्रों की जो क्या गुणसूत्रों की अगर अध्ययन करना है तो कौन सी अवस्था जो है वो सबसे उपयोगी है, तो वो होती है मेटाफेज। कौन सी होती है, मेटाफेज। यानी मेटाफेज एक ऐसी अवस्था है जिसके अंदर आप गुणसूत्रों बिल्कुल एकदम स्पष्ट दिखाई देते हैं और गुणसूत्रों के अध्ययन जो किया जाता है वो इसी अवस्था के अंदर किया जाता है। तो मेटाफेज जो है वो क्या है, इसमें गुणसूत्रों के अध्ययन के लिए या आकार या उसकी संरचना के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त अवस्था जो है वो मेटाफेज होती है। इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। गुणसूत्र जोड़े स्वयं को इस प्रकार संरेखित करते हैं, संरेखित वो भी कहां पे करते हैं, मध्य पट्टिका पे, मध्य पट्टिका पे। ठीक है, कि कोशिका का केंद्रक और प्रत्येक सेंट्रोमियर एक ही ध्रुव या स्पाइंडल फाइबर से जुड़ा हुआ। आप इसको यू करके भी देखेंगे तो आपको यही संरचना नजर आएगी। सेंट्रोमियर का विभाजन होता है और ये अलग किए गए क्रोमेटिड स्वतंत्र रूप से क्या हो जाता है, यहाँ पे विभाजन की तैयारी हो जाती है। ठीक है, विभाजन जो होता है वो कहां पे होता है, आप देखने जाओगे तो विभाजन जो होगा वो कहां पे होगा, एनाफेज होगी, वहां पे इसका विभाजन होता है। तो ये केवल तैयार होता है, तैयार होता है। ठीक है, विभाजन नहीं होता। तो अगर इसमें विभाजन नहीं होता है, विभाजन जो होगा वो कहां पे होगा, एनाफेज के अंदर होता है। तो सेंट्रोमियर का विभाजन जो होगा वो कहां पे होगा, एनाफेज के अंदर होता है। ठीक है, तो मेटाफेज के अंदर एक चीज याद रखनी है, वो क्या है कि गुणसूत्र जो होते हैं वो क्या होते हैं, मध्य पट्टिका पे आ जाते हैं। ठीक है, और ये किससे, इनका सेंट्रोमियर जो होता है वो किससे जुड़ जाता है, स्पाइंडल फाइबर या तरकु तंतु से जुड़ जाता है। स्पाइंडल फाइबर का मतलब क्या है, तरकु तंतु, इसका मतलब क्या है, तरकु तंतु से जुड़ जाते हैं। ठीक है, मेन सवाल जो है वो है इंपॉर्टेंट, इसका ये है कि इनका आकार व संरचना के लिए अध्ययन करने के लिए कौन सी अवस्था है, तो वो है मेटाफेज। तो ये थी मेटाफेज। अब है एनाफेज। देखो एनाफेज में क्या हुआ कि इनके अंदर जो सेंट्रोमियर जो थे उनका विभाजन हो चुका है। देखो उनका विभाजन क्या होगा, हो चुका है। सेंट्रोमियर विभाजन होने के बाद में जो ये आधे बने उनको क्या बोलते हैं, अर्ध गुणसूत्र। क्या बोलेंगे उसको, अर्ध गुणसूत्र, या इंग्लिश में बोलेंगे इसको क्रोमैटिड्स। ठीक है, क्या बन गए, क्रोमैटिड्स बन गए। ठीक है, आधे आधे हो गए। ठीक है, लेकिन आप ध्यान रखना इसमें अमाउंट जो है वो पूरा है। इसमें एक गुणसूत्र पूरा बनेगा, इसमें भी एक गुणसूत्र पूरा बनेगा। ठीक है, दूसरा होता है कि अब ये क्या होते हैं, जो स्पाइंडल, ये तरकु तंतु है, ये तरकु तंतु, इनको बोलेंगे अपन तरकु तंतु। तरकु तंतुओं में क्या होता है, खिंचाव होता है।
क्या होता है, खिंचाव होता है। और खिंचाव होने के कारण ये छोटे हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, छोटे। ठीक है, जैसे अपन पतंग उड़ा रहे हैं तो पतंग को जब खींचते हैं, ठीक है, तो पतंग अपने पास में आती है। तो सीधी सी बात है, ये आदमी है, वो पतंग उड़ा रहा है, ये पतंग है, और ये जब खींचेगा धागा को तो धागा जो होगा वो छोटा हो जाएगा, और छोटा होने पे ये क्या होंगे, इसकी तरफ जाएंगे, सेंट्रियोल की तरफ चले जाते हैं। जब ये सेंट्रियोल की तरफ जाते हैं तो इनमें गुणसूत्रों का आकार जो होता है, गुणसूत्रों का आकार V बन जाता है, L बन जाता है, और J बन जाता है। ठीक है, और कौन सा बन जाता है, I। ये 4 प्रकार के आकार उसके आते हैं। ठीक है, ये किसके कारण आते हैं, ये सेंट्रोमियर की स्थिति के कारण होते हैं। सेंट्रोमियर की स्थिति, सेंट्रोमियर कहां पे स्थित है, उस हिसाब से मध्य में है तो खिंचाव होगा तो क्या हो जाएगा, V बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा मध्य से नीचे है तो क्या बन जाएगा, L बन जाएगा, और थोड़े किनारे पे है तो J बन जाएगा, और उससे भी बिल्कुल किनारे पे है तो I बनेगा। ठीक है, तो इसमें गुणसूत्रों के क्या बनते हैं, आकार बनते हैं, V, L, J और I। ठीक है, गुणसूत्रों का, अब गुणसूत्रों का आकार V होगा, L होगा, J होगा या I होगा, ये डिपेंड करेगा सेंट्रोमियर की स्थिति पे। या सेंट्रोमियर क्या मध्य में लगा हुआ है कि मध्य से ऊपर है, ठीक है, मेटासेंट्रिक है, सब मेटासेंट्रिक है, या टीलोसेंट्रिक है, जैसी व्यवस्था होगी उस हिसाब से उनका आकार बनेगा। स्पाइंडल फाइबर छोटे होने लगते हैं, ये सहयोगी क्रोमेटिड्स पर बल डालते हैं। सहयोगी, जो पहले ये कैसे थे, एक जैसे जुड़े हुए थे, ठीक है, कुछ इस तरह से थे। ठीक है, अब ये इधर से खींचेगा, इधर से गिरेगा, तो सेंट्रोमियर यहाँ पे क्या हो जाता है, विभाजन हो जाता है। तो सेंट्रोमियर विभाजित होकर दो अर्ध गुणसूत्रों का निर्माण करते हैं। दो अर्ध गुणसूत्रों का क्या होगा, निर्माण हो जाएगा। ठीक है, तो खिंचाव करते ही ये स्पाइंडल फाइबर लगातार छोटे होते जाते हैं, जिससे क्रोमेटिड्स यानी अर्धगुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर क्या हो जाते हैं, चले जाते हैं। यानी ये धीरे 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 या इस रूप पे आ जाएगा, ये वाले गुणसूत्र यहाँ पे आ जाएंगे। प्रत्येक संतति में कोशिका में गुणसूत्र एक समान सेट पाया जाता है या सुनिश्चित करता है। देखो इसमें ब्लू रंग का है तो इधर भी एक ब्लू आ गया, एक ब्लू आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखो ये ऑरेंज सोडा है तो यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया। तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये सुनिश्चित कहता है कि जो ये गुणसूत्र है, जो आधे हुए तो आधे इसमें चले गए, आधे इसमें चले गए, लेकिन ये आधा जो है वो पूरा है। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखना, नहीं तो दिमाग में ये बैठता है कि ये अर्धसूत्री तो नहीं है, तो अर्धसूत्री बिल्कुल नहीं है ये, क्योंकि इसमें गुणसूत्र का अमाउंट जो है वो डबल है। ठीक है, ये 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर है। ये सबसे छोटी प्रावस्था होती है। तो सबसे बड़ी प्रोफेज और इसमें सबसे छोटी कौन सी है, एनाफेज है। कौन सी है, एनाफेज। ठीक है, तो ये होते हैं इसके अंदर। तो कोशिका में सेंट्रोमियर का विभाजन का होता है एनाफेज के अंदर। अब एक टीलोफेज सबसे अंतिम अवस्था है। ठीक है, केंद्र टीलोफेज ये प्रोपेज की उल्टी है, इसलिए इसको रिवर्स प्रोपेज भी बोला जाता है। प्रोपेज के बिल्कुल विपरीत क्रिया करती है यहाँ पे। अच्छा, प्रोपेज में क्या हुआ था, पहली चीज आप देखो, ये गुणसूत्र जो थे वो सेंट्रोमियर ने क्या किए, यहाँ पे खींच लिए। ठीक है, इससे थोड़ी पहले वाली मैं अवस्था आपको बता रहा हूं। ठीक है, ये यहाँ पे आ गए, ये यहाँ पे आ गए। यानी गुणसूत्र कहां पे चले गए, विपरीत ध्रुवों पे। गुणसूत्र अर्ध गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं।
कहां पे पहुंच गए, विपरीत ध्रुवों की तरफ। फिर ये जो होगी फिर अवस्था इसमें चलेगी, ये भी एनाफेज है, ये भी एनाफेज है, ठीक है। ये एनाफेज की कुछ पहले की अवस्था है, यानी विपरीत ध्रुवों पे ये चले गए, ठीक है, और विपरीत ध्रुवों पे ये इस तरह से पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब ये विपरीत ध्रुवों के बाद में फिर इसकी कंडीशन ऐसी हो जाएगी जो किसमें आती है, टीलोफेज के अंदर आती है, ठीक है। तो टीलोफेज में क्या होगा कि पूरे तरह से जो गुणसूत्र जो वो वहां पे पहुंच गए, ठीक है। पहुंचने के बाद में ये उल्टी होती है किसकी, प्रोपेज की। प्रोपेज की उल्टी में इसमें क्या होता है कि देखो प्रोपेज के अंदर क्या पड़ा था कि केंद्रक झिल्ली जो होती है वो कैसी हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। तो यहाँ पे केंद्रक झिल्ली देखो वापस बनने लग गई है, ये केंद्रक झिल्ली जो है वो वापस बनने लग गई है इसके और इसके अंदर, ठीक है। तो केंद्रक झिल्ली का पुनः प्रकट हो जाती है। दूसरा आपको क्या बताया था कि इसमें न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियोलस देख लो वापस बन गया है, ये न्यूक्लियोलस ये भी बन गया वापस, ठीक है। तो ये भी बनने लग जाता है। दूसरा होता है जो क्रोमेटिन, आपको अब देखो क्रोमोजोम जो दिख रहे हैं ये वापस इनका जो अंदर वाले जो मटेरियल है वो वापस कैसा हो जाता है, धागे जैसा हो जाता है, इस तरह से हो जाएगा, यानी वापस किसमें बदल गई है, इसका भी कैसा हो जाएगा, इसके जैसा हो जाएगा, धागे जैसा हो जाएगा, यानी वापस वो किसमें बदल जाते हैं, क्रोमेटिन या धागे बन जाते हैं। केंद्रिका प्रकट हो जाने लगती है। दूसरे कोशिकांग जो गायब हो चुके थे, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह वो जो थे वो जो गायब हो चुके थे वो वापस इसके अंदर बन जाते हैं। तो इसलिए इसको कौन सी अवस्था बोला जाता है, प्रोपेज, रिवर्स प्रोपेज बोला जाता है। यानी प्रोपेज की कैसी अवस्था है, ये रिवर्स है, यानी इसमें उल्टा होता है जो। तो आपको देखो केवल एक ही अवस्था याद करनी है, प्रोपेज या टीलोफेज, ठीक है। तो टीलोफेज में जो हो रहा है वो प्रोपेज में उल्टा कर देना, वो प्रोपेज याद करो तो टीलोफेज को उल्टा कर देना, ठीक है। तो टीलोफेज और प्रोपेज में याद रखना, प्रोपेज पहली अवस्था है तो इसमें लुप्त होगा, इसमें वापस बनेंगे, ठीक है। तो ये बनने वाली है, उसमें खत्म होने वाली है। फिर एक इसमें कंडीशन ये आ जाती है कि यहाँ पे जो केंद्रक जो है एक कोशिका के अंदर, जब ये इस अवस्था जब टीलोफेज पार कर लेता है तो टीलोफेज के बाद में कोशिका में कुछ इस तरह की अवस्था आ जाती है कि एक कोशिका के अंदर कितने न्यूक्लियस हो जाते हैं या केंद्रक हो जाते हैं, 2, ठीक है। तो अब कैरियोकाइनेसिस तो पूरा हो चुका है, यानी एक केंद्रक के 2 भाग तो हो चुके हैं। अब होगा क्या, कोशिका द्रव विभाजन। तो देखो कोशिका द्रव विभाजन में क्या होता है कि ये केंद्रक बन गया कोशिका द्रव, जिसको बोलेंगे अपन साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस, ठीक है। साइटोकाइनेसिस में क्या होगा कि कोशिका जो होगी वो क्या होगी, ये देखो यहां पे बनती है फरो, फरो बनती है, फरो का मतलब होता है खाच, खाच बनती है। ये खाच जो होती है वो धीरे धीरे, यहाँ पे भी न्यूक्लियस है, इधर भी न्यूक्लियस है, एक कोशिका के अंदर 2 न्यूक्लियस है। ये फरो जो होती है वो धीरे 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 गहराई के अंदर चली जाती है, ये भी गहराई के अंदर आएगी, ठीक है। तो ये देखो खरो जो है वो गहराई के अंदर आ जाती है और आपके पास में एक कोशिका से कितनी कोशिका बन गई, 2 कोशिका बन जाती है, ठीक है। तो ये तो होता है इसके अंदर, किससे बनती है, ये फरो से बनती है, ठीक है, यानी खाच से बनती है, ठीक है। क्लीवेज की तरह, यहाँ पे क्लीवेज, क्लीवेज जिसको बोलेंगे विदलन, क्या बोलेंगे, विदलन, विदलन की तरह होती है, ठीक है। अगर पादप कोशिका है, पादप कोशिका है तो उसके अंदर जैसे ये न्यूक्लियस है तो उसके अंदर क्या बनती है, कोशिका, आपको बताया था, ठीक है। क्या बनती है, कोशिका पट्टी बनती है, ठीक है। क्या बनती है इसमें, कोशिका पट्टी बनती है। और ये पट्टी जो है, ठीक है, विभाजन पट्टी बनती है इसमें, ठीक है। ये पट्टी जो है वो इसको 2 भागों के अंदर बांट लेती है, ठीक है। तो प्लेट फॉर्मेशन के द्वारा इसमें होता है प्लेट फॉर्मेशन, ठीक है। तो इसमें होता है क्लीवेज, ठीक है। तो जंतुओं के अंदर जो विभाजन, जो 2 कोशिका बनेगी, साइटोप्लाज्मा जो डिवाइड होगा, ठीक है, ये ऐसे करके क्रॉस, तो इससे क्या बन जाएगी, 2 कोशिका बन जाएगी, ठीक है। और पादपों के अंदर, पादप में होता है वो कैसे होता है, प्लेट निर्माण के द्वारा, यानी प्लेट का निर्माण होगा, ठीक है। ये प्लेट बनेगी बीच में, अब प्लेट बीच में भी से इधर भी चल सकती है और किनारों से मध्य की तरफ भी चल सकती है, ठीक है। तो ये होता है कोशिका। अब इसके बाद में आपके पास में 2 कोशिका प्राप्त हो जाती है, जिनको पुत्री कोशिका कहा जाता है या संतति कोशिका कहा जाता है तो ये था कोशिका विभाजन। अब इसका कोशिका विभाजन का महत्व क्या है, पहली चीज, शरीर में जो वृद्धि हो रही है, क्योंकि ये कायिक कोशिका में होता है, कौन सी कोशिका में होता है, कायिक कोशिका के अंदर। तो शरीर में जो वृद्धि है, विकास है, मरम्मत के लिए समसूत्री विभाजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। कोई घाव हो गया तो उसको भरने के लिए, बच्चे जैसे हैं तो उसकी वृद्धि हो रही है तो उसके अंदर, ठीक है, विकास के अंदर कोई उत्तक को अंदर मर गए हैं या फिर टूट गए हैं तो उनको मरम्मत करने में
किसका काम आता है? समसूत्री विभाजन। समसूत्री विभाजन द्वारा एक मात्र कोशिका से दो समान संतति कोशिकाओं का निर्माण होता है और समसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप निर्मित संतति कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कैसी रहती है? समान रहती है। ये तो कभी भी इसके महत्व ये है कि गुणसूत्रों की संख्या इसमें हमेशा कैसी रहेगी? समान रहेगी, यानी जो भी बनेगा वो उसके जैसा ही होगा, मात्र कोशिका के समान होगा। जो बनेगा वो कैसा होगा? मात्र कोशिका के समान होगा, क्योंकि वो गुणसूत्र इसके अंदर जा रहे हैं। कॉपी हुए, कॉपी करके एक इसमें भेज दी, एक इसमें भेज दी। घाव को भरने में, क्षतिग्रस्त हिस्सों को फिर से बनाने में, जैसे छिपकली की पूंछ जैसे टूट जाती है, ठीक है, यानी वो खुद ही तोड़ती है दुश्मन से बचने के लिए, ठीक है, तो वो वापस आ जाती है, ठीक है। उनके में भी यही होता है। कोशिका का प्रतिस्थापन, त्वचा, जैसे त्वचा में स्किन जो है वो थोड़ी सी अगर हट गई है तो उसके स्थान पे वापस आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन होगा, ठीक है। दूसरा होता है कैंसर। कैंसर के अंदर, अच्छा कैंसर क्या है? कैंसर को अगर देखें तो ये क्या होती है? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, ठीक है। अनियंत्रित एक वृद्धि है कि कोशिका के कैंसर कैंसर कोशिका सब में उपस्थित है, लेकिन सब में क्या हो रही है? वो टाइम से विभाजित हो रही है, ठीक है। समय के साथ में वो क्या हो रही है? विभाजित हो रही है। लेकिन जब कैंसर हो जाता है तो कैंसर जो होता है वो किसी कारणों से, बहुत से कारण है, ठीक है, जिनके कारण क्या हो जाती है? इनकी जो विभाजन की जो क्षमता है, वो दर जो है वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। विभाजन की जो दर जो है वो बढ़ जाती है, यानी फास्ट हो जाती है। कुछ ही समय बाद आपको एक सेल से बहुत सारी सेल का एक ट्यूमर का ट्यूमर गांठ जैसा स्ट्रक्चर नजर आ जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? कैंसर बोलते हैं। यानी कैंसर सेल अपने अंदर भी है, लेकिन वो कैसी है? अभी जो उसकी जो वृद्धि है वो नियंत्रण है, नियमन में है, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे अगर कैंसर जो सेल अगर वृद्धि करने लग जाए तो वो किसमें बदल जाएगा? कैंसर वाली सेल के अंदर बदल जाता है, ठीक है। तो ये होती है कैंसर में जो भी होता है वो भी किसके कारण होता है? समसूत्री विभाजन के कारण होता है। तो ये था समसूत्री विभाजन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले आज अपन ने क्या देखा? कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन के अंदर सबसे पहले आपको याद करना है कि रुडोल्फ विर्चोव ने क्या बोला था? रुडोल्फ विर्चोव ने ये कहा था कि जो मात्र कोशिका होती है उससे पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है, ठीक है। नई कोशिका का निर्माण हमेशा मात्र कोशिका से या पूर्ववर्ती कोशिका से होगा, ठीक है। कोशिका विभाजन एक से अनेक कोशिकाएं बनती है, ठीक है। इसमें वृद्धि है जो आपको ये मैंने बता दिया। घटना से पहले गुणसूत्र में डीएनए का क्या होता है? द्विगुणन होता है। डीएनए जो होता है, जैसे आपको बताया कि ये 2n है और ये भी 2n है, ये भी पेन है एक इसका नाम, और ये भी पेन है, लेकिन इसका अमाउंट जो है वो डबल है। कैसा है? अमाउंट डबल है। अब इसको आधा करके भी भेज देंगे तो ये भी एक पेन है, ये भी एक पेन है, ठीक है। तो गुणसूत्र आपको याद ये रखना है, आधा नहीं होता है, आधा हमेशा किसमें होगा? अर्धसूत्री विभाजन में होगा, ठीक है। कोशिका चक्र, कोशिका चक्र जो है वो क्या होती है? मात्र कोशिका जो होती है वो जो विभाजित हो रही है उसको मात्र कोशिका बोलते हैं, जो बनने वाली कोशिका को संतति कोशिका बोलते हैं। इसकी दो अवस्था है, एक तो अंतरावस्था है जिसको तैयारी की अवस्था बोलते हैं, जिसमें G1 आता है, G2S आता है और G2 आती है। G1 के अंदर डीएनए प्रोटीन और आरएनए बनता है और S के अंदर डीएनए का संश्लेषण होता है, और जो G2 है उसके अंदर जो भी ऑर्गेनेल्स है वो डबल हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरा जो होता है स्ट्रॉन्ग प्रोटीन का निर्माण होता है, इसको तैयारी की अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया डबल हो जाते हैं और सेंट्रोसोम जो होता है वो यहाँ पे क्या हो जाता है? सेंट्रियोल के अंदर बदल जाता है, जो वो बताए थे तंतु तंतु बनते हैं वो वाले। ये देखो सेंट्रोसोम जो है वो दो तारक केंद्रों में बदल गया। तारक केंद्र जो होते हैं वो स्पाइंडल फाइबर बनाते हैं और ये किससे जुड़ते हैं? सेंट्रोमियर से जुड़ते हैं। और कोशिका विभाजन के अंदर देखो ध्यान रखना, G1 अवस्था के बाद में अगर कोशिका विभाजित नहीं होती है तो उसको G0 अवस्था भी बोला जाता है या शांत अवस्था भी बोला जाता है। जैसे हृदय की कोशिका, तंत्रिका कोशिका, ये एक बार विभाजित करती है उसके बाद में विभाजित नहीं होती है। एम फेज ये विभाजन की अवस्था है, ठीक है। फिर कोशिका विभाजन को समसूत्री, अर्धसूत्री और अर्धसूत्री के अंदर इसको डिवाइड किया गया है, ठीक है। जो मैंने आपको पूरा इसमें बताया कि अंतरावस्था, पहले कोशिका अंतरावस्था में जाएगी, अंतरावस्था को पार करने के बाद में एम अवस्था में जाएगी, एम अवस्था में कैरियोकाइनेसिस में या केंद्रक विभाजन में, पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था, ठीक है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस से दो कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है। समसूत्री जिसमें कोशिका जो है गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं के समान रहती है, ठीक है। हाँ, वॉल्टर फ्लेमिंग ने इसको सबसे पहले देखा था, ठीक है। प्रोपेज, प्रोपेज में क्या होती है? केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका, कुछ ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग क्या हो जाते हैं? विलुप्त हो जाते हैं। इस अवस्था में जो गुणसूत्र होते हैं उसमें सघनता आती है, छोटे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं और वो किस में बदल जाते हैं? क्रोमेटिन मटेरियल किस में बन जाता है? गुणसूत्रों के अंदर बदल जाता है, ठीक है। और ये सबसे लंबी अवस्था है,
मेटाफेज जो गुणसूत्र बने थे वो मध्य पट्टिका पे व्यवस्थित हो जाते हैं, ठीक है, उनको मेटाफेज कहा जाता है। मेटाफेज अध्ययन करने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण अवस्था होती है गुणसूत्रों के वो होती है मेटाफेज। फिर एनाफेज, ठीक है, यहाँ पे गुणसूत्र में सेंट्रोमियर विभाजित हो जाते हैं और दो भागों में बढ़ जाते हैं, जिसमें आधे आधे गुणसूत्र जो होते हैं प्रत्येक ध्रुवों की तरफ क्या करते हैं, गमन करते हैं। और ये गमन जो होता है स्पाइंडल फाइबर में संकुचन के कारण होता है, यानी खिंचाव के कारण होता है, ठीक है, जिससे वो खींचते हैं और जिसके कारण क्या हो जाते हैं, वो छोटे हो जाते हैं, जिससे वो विपरीत ध्रुवों की तरफ इसको ले जाते हैं। टीलोफेज के अंदर आप देखोगे कि टीलोफेज के अंदर जो होती है वो क्या होती है, प्रोपेज की जो रिपीट है यानी रिवर्स है, उसके अंदर ये होता है, ठीक है। जो प्रोपेज आपने याद की है उसके अंदर ये जो उल्टी करोगे तो ये कौन सी हो जाएगी, टीलोफेज हो जाएगी, ठीक है। और ये कोशिका द्रव्य विभाजन है और ये उसके महत्व, ठीक है। तो ये था अपने कोशिका विभाजन, ठीक है, समझ में आ चुका होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही, धन्यवाद, ठीक है।